हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT बर्ड मराना कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आज के इस चैनल में हम वीडियो में हम 17 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट 1 की कंप्यूटर की जो आंसर शीट है CPCT टेस्ट की, उसको लगाएंगे। देखिए 17 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1। और सुना है कि ये काफ़ी सिंपल आया था। चलिए, बात कम और काम ज़्यादा, हमेशा की तरह, ताकि टाइम ज़्यादा खर्च ना हो हमारा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि डेटा सूचना कंप्यूटर में किसके रूप में सहेज होती है, यानी कि किसके रूप में स्टोर होती है या सेव होती है। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा फाइल के रूप में सेव की जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो सही आंसर है फाइल। अगला प्रश्न है, एक खालिस्तान एक व्यापक शब्द है जिसमें कंपनी का व्यवसाय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है जिस पर अपन कंपनी के व्यवसाय करते हैं, ऐसा क्या है? तो हम सभी जानते हैं वो ई-कॉमर्स या ई-बिजनेस कहलाता है। तो ई-कॉमर्स यानी ई-बिजनेस एक ही बात है। तो यहाँ पर ई-कॉमर्स सही आंसर है। निम्न में से कौन सा साइज सबसे छोटा है? कौन साइज़ में सबसे छोटा है? PDA, नोटबुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप। तो PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन के जैसा होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, PDA। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की अपेक्षाकृत सर्वोच्च इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है निम्न में से? गीगाबाइट, GB, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो GB सबसे बड़ी होती है, हम जानते हैं यहाँ पर। और इससे बड़ी भी होती है TB, है ना, टेराबाइट, हेक्साबाइट, पेंटाबाइट, और भी बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन चारों में सबसे बड़ी GB है। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा सोर्स फाइल को मशीनी भाषा में बदल देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर कंपाइलर दिया हुआ है। तो मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही होते हैं। तो इंटरप्रेटर नहीं दिया है, यहाँ पर कंपाइलर बिल्कुल सही आंसर है। वेब पोर्टल के संबंध में MSN का पूरा नाम क्या है? MSN एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक वेबसाइट सर्च इंजन है। तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, MSN। ठीक है, बिल्कुल सही नाम है। विंडोज़ विस्टा के स्निपिंग टूल बार का कौन सा टूल उपयोग करता है यूजर को पेन, इंक और हाईलाइट को मिटाने के लिए किया जाता है? तो किसी भी हाईलाइटर को मिटाने के लिए हम विंडोज़ के अंदर एक होता है इरेजर टूल, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और उसमें अगर हम कोई स्क्रीनशॉट बना लेते हैं और उसमें कोई ड्राइंग करते हैं तो उसे मिटाने के लिए हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सट्टीपण पाठों, यानी कि एनोटेटेड टेक्स्ट अनुदेशात्मक निर्देशिकाओं के लिए उपयोग किया जाता है? आप CPCT में पेपर दें तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश में ही पढ़ा करें ताकि आपको इजी लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर एनोटेटेड टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गाइड एंड मैनुअल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एनोटेटेड टेक्स्ट अनुदेशात्मक निर्देशिकाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो हम जब कोई कमांड या कुछ लिखते हैं और उसको लिख करके हम जैसे आपने देखा विकीपीडिया ना था ना, विकीपीडिया, तो कोई भी आके अपनी चीज़ों को लिख सकता है, अपने नोट पर टाइप कर सकता है। तो उसको विकीपीडिया या विकी नोट्स कहा जाता है। तो विकी बुक्स इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंट्रोल पैनल फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल में जो फाइल सेव की जाती है उसका नाम CPL होता है, CPL। आगे दिया है पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो पेंटियम हम सभी जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर का नाम है पेंटियम। P4, P2, P3 आते थे पहले। ठीक है, पेंटियम P4 और आते थे वो थे। तो पेंटियम प्रोसेसर से संबंधित नाम है। अगला प्रश्न है, MS पावरपॉइंट में पावरपॉइंट वेब अनुप्रयोग का उपयोग कर दूर दराज के दर्शकों के लिए खुली प्रस्तुति को प्रसारित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है?
यानी कि व्हाट इज़ द की कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट। आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो कौन सी शॉर्टकट की है जो कि ब्रॉडकास्ट में द ओपन प्रेजेंटेशन टू ए रिमोट ऑडियंस यूजिंग द पावर पॉइंट। तो जब अपन ऑनलाइन काम करते हैं तो वहाँ पर करने के लिए Ctrl+F5 शॉर्टकट की प्रेस की जाती है। F5 होती है सिंपल प्रीव्यू के लिए और Ctrl+5 होती है वे प्रीव्यू के लिए। किसी बैंक में एटीएम के संदर्भ में एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये फुल फॉर्म इसकी होती है, जो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट भी है। सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय बस क्या है? तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली बस कौन सी होती है? PCI, ISA, MCA या फिर PCMCI है। तो PCI जो स्लॉट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मदरबोर्ड के अंदर आता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है, बहुत टाइमों से किया जा रहा है। डेटा ब्लॉक की गई प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाता है और उन्हें क्लस्टर में कंप्यूटर नोट्स पर व्यतीत कर देता है कौन? तो HDFS ही फाइल फॉर्मेट होता है जो कि हार्ड डिस्क वगैरह में डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, HDFS। डाटा अंकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट कार्तीय यानी कि कार्टिस XY प्रणाली दर्शाता है? तो XY जो दो रेखाएं आती हैं वो XY स्कैटर चार्ट होता है। तो इसमें स्कैटर चार्ट आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, XY स्कैटर चार्ट होता है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है। MS एक्सेल में एरिया चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो एरिया चार्ट के संबंध में कथन क्या है? एक एरिया चार्ट व्यक्तित्व मूल्यों को महत्व देते हुए कुल में प्रत्येक मूल्यों के अंशदान का प्रदर्शन करता है, यानी कि एन एरिया चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू ए टोटल वैल्यू। तो सभी का एक नंबर दिखाता है ऐसा तो नहीं होता है एरिया चार्ट में। एरिया चार्ट जो होता है वो लाइन चार्ट की तरह होता है जिसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं जो कि कनेक्ट होती आती हैं अलग अलग वैल्यू के हिसाब से, तो केवल एक वैल्यू पर काम नहीं करता है। तो ये पहला वाला आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि एन एरिया चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूट ऑफ ईच वैल्यू टू ए टोटल वैल्यू एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल वैल्यूज, यानी कि एक एरिया चार्ट व्यक्तित्व मूल्यों को महत्व देते हुए कुल में प्रत्येक मूल्य के अंशदान का प्रदर्शन करता है। तो प्रत्येक कुल के मूल का नहीं करता है बल्कि हर वैल्यू का ये डिस्प्ले करता है, वैल्यू को डिस्प्ले करता है, कि एक को नहीं करता है। ये गलत है पहला वाला पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। आगे दिया है कैन बी लोकेट एंड रिमूव्ड कैन बी लोकेटेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर यूजिंग सॉफ्टवेयर यूटिलाइज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ जिससे अपन किसी चीज़ को अपन रिमूव करें या लोकेट करते हैं तो या फिर किसी को अपन देख सकते हैं क्या होता है, तो उसको अपन स्पाईवेयर या फर्मवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर मालवेयर कहते हैं या फिर स्पाईवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर इसका आंसर सही है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग किसी की स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है, उसे मेलवेयर या स्पाईवेयर कहते हैं। तो स्पाईवेयर इसका सही बड़ा आंसर है। अगला प्रश्न है जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप एक्सपर्ट यानी कि JPEG का उपयोग डैश को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसको? इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि JPEG फॉर्मेट जो होता है इमेज के लिए होता है, इसके अलावा ना ध्वनि के लिए है, ना म्यूजिक के लिए और ना ये ब्लॉग फाइलों के लिए होता है। तो ये इमेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इमेजेस का सही आंसर है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय लिनस टॉरवाल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनलैंड स्टार्टिंग इन 1991, यानी कि लिनस टॉरवाल्ड के द्वारा कौन सा प्रोग्राम बनाया गया था 1991 में? तो उसका नाम था लाइनक्स। लाइनक्स बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम यही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है वो यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग वेब पेज टू रैंक हायर इन सर्च इंजन, यानी कि वेब पेज को उच्च रैंक प्राप्त करवाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साइंस को या क्या कहते हैं अपन? तो सर्च इंजन के ऊपर जब कोई चीज़ सर्च की जाती है ज़्यादा तो उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन। उसको हम सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन कहते हैं। उसका आंसर बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये आप समझ लीजिए
कि सर्च इंजन के ऊपर जब कोई चीज़ ज़्यादातर सर्च की जाती है तो उसका जो रैंक है वो बढ़ जाता है। तो रैंक बढ़ने को जो ऑटोमेटिकली रैंक बढ़ जाता है, रैंक बढ़ने की जो प्रोसेस है उसको हम सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CPS। CPS का पूरा नाम क्या है? तो कैरेक्टर्स पर सेकंड CPS का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू स्वेप योर कैप्स टू लोअर केस एंड लोअर केस टू कैप्स इन MS वर्ड। यानी कि कैप्स को लोअर बनाने के लिए और लोअर को कैप्स बनाने के लिए MS वर्ड में किस केस का इस्तेमाल किया जाएगा? तो टॉगल केस होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रोसेस कौन सी होगी? सबसे पहले हम टेक्स्ट चुनते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्टेड द टेक्स्ट आंसर का B नंबर पर सही होगा। उसके बाद हम होम टैब में जाते हैं यानी कि A होगा, और फिर हम जाकर के हम टॉगल केस पर क्लिक करेंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेप होंगी B, A और C। D, A, C इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द रूल्स इन MS वर्ड। MS वर्ड के रूलर बार में राइट साइड से जो इंडेंट होता है वो ट्रायंगल जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम राइट इंडेंट कहते हैं। उसको हम राइट इंडेंट कहते हैं दोस्तों। ओके, और एक सेकेंड में ज़रा आपको बताता हूँ कि मैं कुछ कर रहा था। एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें जो उसे हम राइट इंडेंट कहते हैं। और अब की बार जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंडेंट MS वर्ड में रूलर के दाईं ओर होता है? ये मैं बता दिया आपको अभी, राइट इंडेंट होता है। और अगला प्रश्न जो है वो ये है कि सिलेक्ट ब्रैक इन MS वर्ड कैन बी यूज टू डिवाइड एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ऑफ। यदि अपन सेलेक्ट को चुनते हैं MS वर्ड में, सेक्शन ब्रैक को चुनते हैं, तो सेक्शन ब्रैक जो चुनेंगे तो क्या होता है उससे? तो उससे डॉक्यूमेंट जो होगा उसका उपयोग खाली स्थान डॉक्यूमेंट को डिवाइड करने में कर सकते हैं। तो हम इसका उपयोग किसी भी आकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए या उस सेक्शन को डिवाइड करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका आंसर है किसी भी आकार के। ओके, तो सही आंसर है, क्योंकि निश्चित आकार केवल A4 ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी आकार के पेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए वाइल्ड कैरेक्टर का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही चरणों का दर्शाता है? तो यदि आपको कोई वर्ल्ड कार्ड का इस्तेमाल करना है तो वर्ल्ड कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आपको फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। और वो ओपन करने के लिए Ctrl+F आप यूज़ कर सकते हैं या Ctrl+H यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप ये दबाएंगे तो आपको नेविगेशन पेन शो होगा, और नेविगेशन पेन शो पर आप एडवांस में जाएंगे और वहाँ पे आप मोर में जाकर के यूज़ वाइल्ड कार्ड पर क्लिक करेंगे। तो हम वाइल्ड कार्ड को यहाँ पर मतलब जो है फाइंड कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषताएं संगठन इम्पैक्ट प्रिंटर से संबंधित है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर एक हेड होता है और एक सेकेंड। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नॉइज़ी प्रिंटर यह शोर बहुत करते हैं, सच बात है, और यह शांतिपूर्वक काम करते हैं नहीं। और ये जो प्रिंटर हैं गैर संगत प्रिंटर जो होते हैं और फास्ट प्रिंटर, ये सभी गलत हैं। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रिंटर बहुत ही आवाज़ करते हैं। डॉट जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो बहुत आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, और स्पीड भी इनकी स्लो होती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, यह है कि वह कौन सा कंप्यूटर है, प्रोग्राम है जो प्रिंट जॉब्स को अस्थायी रूप से बफर में संग्रहित करके उन्हें अनुक्रमित करता है, और जब प्रिंटर इसे संसाधित करने में सक्षम होता है तो प्रत्येक को प्रिंटर पर भेज देता है। जी हाँ, वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रिंट जॉब को अस्थायी रूप से बफर में संग्रहित करके उन्हें
अनुक्रमित करता है। यानी कि हम जब कंप्यूटर में कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए, तो कौन सा प्रोग्राम है जो हमारी फाइल की कमांड को, प्रिंट कमांड को कन्वर्ट कर ले जाता है, तो उसको हम स्पूल कहते हैं दोस्तों। स्पूल कमांड, स्पूल प्रोग्राम होता है जो ये काम करने का काम करता है। ओके दोस्तों, स्विच में किस संचार मोड का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्विच जो है उसमें फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच का मतलब है स्विच एक डिवाइस आती है जिससे हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो डाटा आता भी है और जाता भी है एक ही समय पर, तो वो आपका जो है फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। कौन सा स्लॉट उच्चतम गति वाला होता है? तो PCI स्लॉट जो होता है सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो PCIe के नाम से दिया है, स्लॉट बनाया है, तो इसका आंसर सही यही है। वेबकैम एक क्या है? वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, बिल्कुल ये इनपुट डिवाइस होता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह रिसीवर की डिजिटलता को वर्धित करता है। सबसे बढ़िया इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इट हैज़ हाई फिडेलिटी होता है, इट इज़ मोर इम्यून टू नॉइस है, या लेस ट्रांसमिटिंग पावर इज रिक्वायर्ड, या इट अवॉइड्स रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी। तो रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी को ये कम कर देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यह रिसीवर की जटिलता को वर्जित कर देता है, रोक देता है। MS वर्ड में वाक्य के प्रत्येक पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं। तो ड्रॉप कैप उसमें नहीं है, इसके अंदर कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर सेंटेंस जो होता है MS वर्ड के अंदर बड़ा अक्षर करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्ड में वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए करेक्ट टू 9 नो कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल, कैपिटलाइज नेम बैक टुडे। ये वैसे सारे आंसर गलत हैं क्योंकि वो सेंटेंस केस होता है जो आंसर करता है, लेकिन कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर सेंटेंस MS वर्ड अपने आप ऑटोमेटिक कर देता है, इसलिए हम उसे एक ऑटो टेक्स्ट या ऑटो टेक्स्ट सुविधा मान सकते हैं उसे अपन। तो ये ऑटो टेक्स्ट का ऑटो फॉर्मेटिंग की सुविधा है जिसकी वजह से काम होता है। तो कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर सेंटेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा रेफरेंसेस मेनू टैब के अंतर्गत नहीं आता है? तो रेफरेंस टैब होता है, उसके अंदर आप देखेंगे इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट कंटेंट, तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन बस आपका मीनिंग टैब में होता है, रेफरेंस टैब में नहीं होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी पाठ का फॉन्ट का आकार MS वर्ड में 36 अंक है तो इस पाठ का फॉन्ट आकार क्या होगा? यानी कि किसी फॉन्ट का आकार 26 अंक का है, फॉन्ट वर्ड में 26 अंक है, तो इंच में आकार क्या होगा? तो इंच में इसको अपन देखो यहाँ पर तो अपन एग्जैक्ट बताना मुश्किल होगा, लेकिन एक अपन अंदाज़ा दबा सकते हैं कि अपन जो नॉर्मल टाइपिंग जो करते हैं, जो आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ हमने स्क्रीन पर, ये जो लिखा हुआ है वो नॉर्मली 12 की जो साइज़ है उसमें लिखा हुआ है। तो 12 की साइज़ में लिखा हुआ है, तो ये लगभग 2 mm का ये साइज़ है ना, आधी इंच का साइज़ नहीं है, ये 2 mm का है। तो वो ये बोल रहा है कि यदि हमने 12 की जगह पर उसको 36 में टाइप किया है तो 12 × 36, तो यानी कि इसका 3 गुना वो हो सकता है, इसका वो साइज़ का 3 गुना हो सकता है। तो आप ये साइज़ देख रहे हैं, ये लगभग 2 mm का है, उसको 3 गुना कर देंगे तो तकरीबन ये 6 mm के आसपास का हो जाएगा, यानी कि लगभग आधी इंच का ये हो सकता है। तो आधी इंच के आसपास का आंसर जो होगा वो सही होगा, मेरे ख्याल से ये आंसर सही बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे हमने अंदाज़ा लगाया कि 36 अंक अगर होगा MS वर्ड के फॉन्ट में, तो वो अक्षर जो होगा कितने बड़ा फॉन्ट का होगा। तो हम जो टाइपिंग करते हैं 12 में करते हैं नॉर्मली, और वो लगभग 2 mm का होता है, और जब 12 का यहाँ पे 3 गुना कर दिया गया है 36, तो वो 2 mm की जगह पे 6 mm के आसपास हो जाएगा, यानी कि 5 mm जो 5.5 इंच होता है उसके लगभग इसका आंसर सही होगा। सॉरी 0.5 इंच का जो सही आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर यही है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस का LED प्रिंटर उपयोग करती है? तो कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस का LED प्रिंटर उपयोग करती है? तो वो है लाइट एमिटिंग डायोड। LD का फुल फॉर्म जो होता है वो यही है, लाइट एमिटिंग डायोड फुल फॉर्म यही है, और ये आपको याद करना पड़ेगा।
अगला जो प्रश्न है वो यह है कि सममित क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम असममित एल्गोरिथम से बहुत अधिक होता है क्या? तेज। जी हाँ, सममित जो जैसे भी आप सिम्युलेटेड क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम आर मच देन असममित। तो मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल में सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जो पढ़ाया था, वैसे यहाँ पर है कि सममित क्रिप्टोग्राफी जो होगी वो इससे असममित से फास्ट होती है, तेज होती है। सही आंसर तेज है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर कम लागत वाला होता है? तो डॉटमेटिक प्रिंटर होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कम लागत वाले रंग मुद्रण के लिए उपयोग किया जाता है? तो कम लागत के लिए और रंग नहीं होता तो डॉटमेटिक आंसर होता, लेकिन कलर के लिए बात कर रहा है तो कलर के लिए यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो थोड़ा सा सही में प्रिंट करेगा, हल्का। सही आंसर कलर के लिए आपका इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी के जो कैरेक्टर प्रिंटर ये सब ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, लेकिन इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंट करता है। जब आप विंडो में आर दबाते हैं, विंडो प्लस आर दबाते हैं, विंडो में आर बॉक्स खोलना चाहते हैं, रन बॉक्स खोलना चाहते हैं, तो विंडो के साथ कौन सी की दबाना पड़ेगी? आपको विंडो प्लस आर शॉर्टकट की दबाना पड़ेगी, जिससे विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। MS वर्ड में कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक डॉक्यूमेंट बनाने और इसे कई लोगों को भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती है? उसे हम मेल मर्ज कहते हैं। नए ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर और पार्टीशन टेबल द्वारा कितने विभाजनों को सपोर्ट मिलता है? तो ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर के द्वारा कितने विभाजनों को सपोर्ट मिलता है? ये 128 विभाजनों को सपोर्ट मिलता है। इसका सही आंसर है 128 विभाजन। हाउ मैनी पार्टीशन आर सपोर्ट बाय द न्यूअर ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल? तो इसमें हम 28 प्रकार के पार्टीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। MS एक्सेल में त्वरित रूप से वजन रहित आकस्मिक तालिका बनाने के लिए, अब जो कुछ ये बहुत ही अजीब सा मतलब आंसर को हिंदी दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे। आर यूजफुल फॉर क्विकली क्रिएटिंग अनवेटेड कंटीजेंसी टेबल इन एक्सेल। मैंने कहा था जब भी टेबल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सेल के अंदर, आप आंख बंद करके पाइवट टेबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये सही आंसर निकलेगा आपका। तो इसका सही आंसर है पाइवट टेबल। हाँ, MPEG जो है वो किसका संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है? तो MPEG कंप्रेस क्या स्टोर करता है? ये क्रमागत फ्रेम होते हैं जो कि एक इमेज के अंदर होती है, क्रमागत फ्रेम के अंदर कोई स्टोर कर लेता है, यानी कि जो इमेज बनती है वो इमेज इस प्रकार से बनती है, क्रमागत फ्रेम के बीच का अंतर है जो कि कंप्रेस करने पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में यदि आप अपने फाइल डॉक्यूमेंट में वर्तमान दिनांक डालना चाहते हैं तो आप कौन सी की इस्तेमाल करेंगे? आप यदि शिफ्ट ऑल्ट डी दबाएंगे तो वर्तमान डेट MS वर्ड की जो होगी कंप्यूटर के अंदर वो फाइल पर इंसर्ट हो जाएगी, यानी कि वर्तमान डेट को इंसर्ट करने के लिए आप ऑल्ट शिफ्ट डी का प्रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है रैम और रोम को आमतौर पर इस आधार पर विभाजित किया जाता है। रैम रोम जो बनाई जाती हैं वो आपस में स्थायी और अस्थायी डाटा स्टोर करती हैं, इसलिए इनका विभाजन किया जाता है। सही आंसर है डेटा संग्रहित अस्थायी और स्थायी रूप से करती हैं। इसमें रैम करती है अस्थायी और रोम करती है स्थायी। ब्लू रे डिस्क की लेबर वेल्थ जो होती है तरंग दर कितनी होती है? तो दोस्तों ये आप जहाँ पर 405 mm दिया गया है, वैसे ये मेरे ख्याल से तो फिक्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन 405 जो दिया है इसका आंसर वो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी वेव लेंथ होती है वो फिक्स जरूरी नहीं है कि 405 ही हो, इससे कम पे भी और से हाई पे भी काम कर सकती है। मोस्टली हाई पे काम करती है, कम पे काम नहीं करती है ना। तो यहाँ पर 405 दिया है, ठीक है, आप इसे लगभग मान सकते हैं 405। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्डों में संचार इंटरफेस को नियंत्रित करने वाली एक चिप लगी होती है? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्डों को संचार इंटरफेस को नियंत्रित करने वाली कार्ड लगी होती है? तो वो आप समझ सकते हैं, जब हम कम्युनिकेशन में बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की बात दोनों तरफ से होती है, तो वहाँ पर ड्यूप्लेक्स कार्ड लगा होता है, ड्यूप्लेक्स इंटरफेस कार्ड लगा होता है, ड्यूल इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन है कि रजिस्टिव व टच स्क्रीन में कितनी परतें होती हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है?
तो मोस्टली आप जब टच में काम करते हैं तो आप पर एक स्क्रीन होती है, ऊपर उसके नीचे टच पैनल होता है, तो दो स्क्रीन को मिलाकर काम करती हैं। दोनों में कोई भी स्क्रीन टूट जाएगी तो आपकी स्क्रीन काम नहीं करेगी, यानी कि नीचे पैनल ऊपर से स्क्रीन दोनों ही काम करती जरूरी होती हैं। इसका आंसर है 2 स्क्रीन उसमें होती हैं। रजिस्टर टच स्क्रीन के अंदर 2 स्क्रीन उसमें होती हैं। निबल क्या है? निबल एक 4 बिट को बोल सकते हैं या फिर आधा बाइट को कह सकते हैं। तो आधा बाइट या 4 बिट को निबल कहा जाता है। FTP का उपयोग अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक एक्सटेंशन कार्ड जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम साउंड कार्ड कहते हैं। उसको हम साउंड कार्ड कहते हैं, जो कि एक्सप्रेशन कार्ड होता है, ऐसे लगाया जाता है। और आजकल जो कंप्यूटर के साथ में आता है, तो पहले से ऐसे लगाया जाता था, जो कि साउंड बनाने का काम करता है। इसे साउंड कार्ड कहा जाता है। किसी सर्वर से किसी क्लाइंट तक वीडियो पहुंचने की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो स्ट्रीमिंग कहलाती है। तो वीडियो स्ट्रीमिंग इसको हम कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है वीडियो स्ट्रीमिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है दोस्तों, वो ये है कि MS वर्ड में Ctrl+1 प्रेस करने पर क्या होता है? Ctrl+1 प्रेस करने पर MS वर्ड के अंदर जो लाइंस होती हैं, आप जो सिलेक्ट करते हैं, वो सिंगल लाइन स्पेस में सेट हो जाती हैं। और Ctrl+2 दबाने पर डबल लाइन स्पेस में सेट हो जाती है। और Ctrl+5 दबाने पर 1.5 लाइन स्पेस में सेट हो जाती हैं। तो 1 का मतलब हो गया सिंगल लाइन स्पेसिंग में सेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर का पूरा पार्ट पूरा हुआ दोस्तों। आपको यहाँ पर अगर किसी प्रकार के डाउट होता है, किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो कि कठिन हो और समझाने लायक हो। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मुझे जो कि समझाने लायक था, लेकिन मैंने फिर भी आपके सामने इनके क्वेश्चन और आंसर रखे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको अजीब और गरीब लगता है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको स्पेशली उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बना करके डिस्क्राइब करके आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ जल्दी किया है बताने के लिए कि हम जब क्वेश्चंस में कंप्यूटर के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे तो आपको अदर सब्जेक्ट जो होते हैं मैथ वगैरह, उनको पढ़ने के लिए उन्हें करने के लिए काफ़ी सारा समय बच जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में बहुत 10 सेकेंड लेनी है। आपको क्वेश्चन जल्दी पढ़ना है और उसका आंसर बहुत जल्दी लगाना है। आप बिल्कुल धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि फटाफट से क्वेश्चन पढ़ें और फटाफट से क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत उसका आंसर दिमाग में आना चाहिए। और 4 ऑप्शन देख करके फटाक से उसको आप टच करें, क्लिक करें और आपका आंसर लग जाए। क्योंकि आप क्वेश्चन को 2 तरफ पढ़ेंगे और जस्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन आगे के जो और पार्ट होते हैं मैथ वगैरह, उनको हल करने के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। आपको मैथ के क्वेश्चंस को पैराग्राफ को और रीजनिंग वगैरह सॉल्व करने के लिए टाइम निकालना है। इसलिए आपको ये कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना है। लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर आपको ये पूरे क्वेश्चन कर लेने ही चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।